हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बिहार एस्टेट पेपर वन। तो पेपर वन हिंदी विषय में क्या क्या प्रश्न जो है पूछे गए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि शिफ्ट वन का ये पेपर है और डेट यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 10 सितंबर को ये पेपर हुआ था। ये वो वाला क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ मैं आप सभी के लिए दोबारा से ये क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको पता भी चल जाए कि कौन कौन से पेपर जो है इसमें पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, देखिए मैंने आपको सिलेबस बता दिया गया है, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा 2019 में जो पेपर हुआ था बिहार एस्टेट का, वो भी मैंने आप सभी को करवाया है और यहाँ पर मेरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी जिसमें आप सभी सारे पेपर जो है देख सकते हैं बिहार एस्टेट से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए ये हम पेपर जो 10 सितंबर को हुआ था कक्षा ये पेपर वन के लिए, इसके क्वेश्चन पेपर को हम फिर देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन इस पे पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न है, स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं। तो जब दो स्वर आपस में मिलेंगे तो उसको हम कौन सी संधि कहेंगे? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर संज्ञा संधि। तो उसको हम स्वर संधि कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय का संधि विच्छेद है। तो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है? विद्या जमा आलय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, सर्वोत्तम का संधि विच्छेद होगा। तो सर्वोत्तम का संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए प्रश्न है, सर्वोत्तम का संधि विच्छेद, तो इसका हो जाएगा सर्व जमा उत्तम, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उच्चारण का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है उत जमा चारण, ऑप्शन बी। तो बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चंस जो है इसमें पूछे गए हैं। तो यहाँ आपको पेपर क्लियर करना मुश्किल नहीं है, बस ये है कि जो इनकी कट ऑफ वगैरह जाती है उसके अनुसार आपका आ जाना चाहिए। चलिए, महोजसी, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका होगा मता ओजस्वी। तो यहाँ जो ऑप्शन है उसमें देखिए मता ओजस्वी जो है इसको करेक्ट माना गया है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, मता तो नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ शब्द क्या है? महा है, तो ये जो है गलत हो गया है। तो यहाँ पे मता नहीं होगा, ये होगा महा जमा ओजस्वी। ठीक है, ये यहाँ पे मिस्टेक हो चुकी है, तो ये आप देख लीजिएगा, महा जमा ओजस्वी जो है महोजस्वी का होगा। चलिए नेक्स्ट है, समास का अर्थ क्या होता है? तो समास का अर्थ क्या होता है? तो समास का अर्थ होता है संक्षेप, किसी चीज को छोटा कर लेना। जैसे कि लंबा है जिसका उदर, अब इसको हम संक्षेप में क्या कहेंगे? लंबोदर। तो हो गया शॉर्ट, तो इसको हम समास कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, तो जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है उसको हम द्विगु समास कहते हैं। तो जितनी परिभाषाएं हैं आप उनको भी देख लीजिए क्योंकि परिभाषाएं भी पूछ ली जाती है कि उसका मतलब क्या होता है। नेक्स्ट है, घनश्याम में कौन सा समास है? तो इसमें जो है कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। तो इसमें किसकी ओर संकेत किया गया है कि घन है जो श्याम। ठीक है, क्या हो जाएगा कि क्योंकि इसमें देखिए जो बहुब्रीहि समास होता है उसमें दो पद जो है वो दोनों पद जो है महत्वपूर्ण नहीं होते बल्कि वो एक तीसरा पद जो है वो बनाते हैं, घन और श्याम, ये शब्द हो गया। तो ये शब्द मिलके क्या बनाएंगे? घनश्याम। किसी तीसरे की ओर संकेत हो रहा है यानी कृष्ण जी की ओर, तो वहां हो गया बहुब्रीहि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमदाता शब्द में समास है। अब ये तमदाता तो नहीं होना चाहिए था, ये शब्द होना चाहिए था मतदाता। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे मिस्टेक हो। तो अब मतदाता, मतदाता कौन होता है? तो मत को देने वाला हो गया, जो मतदान करता होगा। यहाँ पे क्या हो गया? द्विगु समास हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, जलज शब्द में, तो यहाँ पे क्या है? ये शब्द क्या होगा? मतदाता। अब यहाँ पे इन्होंने तो द्विगु माना है जो कि रॉन्ग है। मतदाता यानी मत को देने वाला, जो मतदान करता हो वो मतदाता कहलाता है। तो यहाँ पे को आ गया तो क्या हो गया? ये तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है,
जलज शब्द में समास छाटिए। तो जलज शब्द में कौन सा समास होगा? तो वो होगा का बहुब्रीहि समास। जलज यानी जल में रहने वाला हो गया। तो जल में रहने वाला कौन होता है? कमल होता है, तो किसी और की ओर संकेत है। तीसरा पद प्रधान हो गया, तो आ गया बहुव्रीहि। नेक्स्ट है, फिर यहाँ पे जो है एक गद्यांश दिया हुआ है और वो पढ़ के आपको जो है इसका उत्तर देना है। तो यहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल में तो ये गद्यांश जो है छोड़ रही हूँ, क्योंकि गद्यांश जो है आप इजीली कर सकते हैं और मैं ये क्वेश्चन पेपर अपने चैनल पे टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, तो आप वहाँ से इन प्रश्नों की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यों में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं? तो वाक्यों में जो शब्द प्रयुक्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पद कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बच्चों सामने से ट्रक आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा भाव जो है वो प्रकट हो रहा है? बच्चों सामने से ट्रक आ रहा है, तो क्या हो रहा है? हमें यहाँ पे चेतावनी दी जा रही है। नेक्स्ट है, मोहन चाकू से सेब काट रहा है। वाक्य से चाकू से किस कारक का उदाहरण है? तो चाकू से क्या कर रहा है? सेब काट रहा है, तो अलग कर रहा है, काट रहा है, तो वहां क्या आ जाएगा? अपादान कारक। यहाँ पे एक मिनट, चाकू से सेब काट रहा है, तो यहाँ पे जो है अपादान, तो दोनों चीजें अलग हो जाएगी, लेकिन यहाँ क्या है? जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? करण कारक। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका करण कारक। ये मेरा गलत हो गया था, करण कारक आ जाएगा, क्योंकि चाकू से सेब काट रहा है, अलग नहीं कर रहे। उसका भाई व्यापारी है। तो यहाँ वाक्य में कौन सा विधेय है? तो देखिए शब्द और विधेय जो है आप सभी ने पढ़ा होगा। तो वाक्य और विधेय होता है, तो यहाँ पे क्या है? उसका भाई व्यापारी है। तो यहाँ पे उसका भाई जो है वो तो आपका स्टार्टिंग का हो गया है, और जो विधेय होता है वो क्या होता है? व्यापारी है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो राइट है। चलिए नेक्स्ट है, बपौती में मूल शब्द है। तो बपौती शब्द जो है वो किससे मिलकर बनता है? तो बाप शब्द से जो है बपौती शब्द बनता है, इसका मूल शब्द बाप होता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अपादान कारक की विभक्ति है? तो अपादान अलग हो गया। तो यहाँ पे देखिए, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। तो कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है उसकी मदद से। माँ ने बच्चे को सुलाया। यहाँ भी नहीं है। बिल्ली छत से कूद पड़ी। शिकारी ने शेर को पकड़ा। यहाँ तो नहीं है, यहाँ को है, तो ये दोनों तो नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो काट ही रहा है। बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो छत से कूद गई यानी अलग हो गई, उससे दूर हो गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रुचि घर जा रही है। वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो वो यहाँ पे जो है कर्तृवाच्य है। ठीक है, कौन घर जा रहा है? रुचि घर जा रही है। ठीक है, इसलिए। चलिए नेक्स्ट है, छाती फुलावना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो छाती फूलना, फुलाना यानी कि गर्व करना। सांस रुक जाना नहीं होगा, दुखी होना, लज्जित होना, ये तीनों नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितारा चमकना। सितारा चमकना मीन्स क्या हो गया? भाग्य खराब होना? नहीं। भाग्योदय नष्ट होना? ये भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। भाग्योदय होना, भाग्य का उदय होना यानी सितारा चमकना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घात लगाना। इसका अर्थ क्या होता है? चोट लगाना, धक्का देना, भाग जाना। ये तीनों नहीं होंगे, इसका डी ऑप्शन क्या है? घात लगाना यानी कि मौका ताकना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है मुंह छिपाना। मुहावरे का क्या अर्थ है? सुंदर होना, कुरूप होना, शान से रहना, बल्कि लज्जित होना जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, टांग अड़ाना। तो टांग अड़ाने का अर्थ क्या है? अड़चन डालना, मदद करना तो नहीं होगा। टांग अकड़ना, प्रभाव डालना, ये भी होगा। अड़चन डालना, किसी काम में रुकावट डालना, तो ये हो गया इसका अर्थ। चलिए नेक्स्ट है, गड़े मुर्दे उखाड़ना। तो इसका अर्थ क्या होगा? मुर्दा दफनाना, भूत से डरना,
बात छिपाना या फिर कोई दबी हुई बात फिर से उभारना, ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए देख सकते हैं कितने इजी इजी जो है आपके मुहावरे और लोकती जो है पूछे गए। चलिए, काला अक्षर अक्षर भैंस बराबर, तो इसका अर्थ क्या है? साक्षर होना, निरक्षर होना, ज्ञानी होना, बुद्धिमान होना। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? निरक्षर होना। ठीक है, कि चाहे मतलब कुछ लिखा हुआ भैंस बराबर ही, कि काला अक्षर सब बराबर है। कलम तोड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या है? अर्थहीन लिखना, बढ़िया लिखना, दोषपूर्ण लिखना, कलम खरीदना। कलम तोड़ना यानी कि बहुत बढ़िया लिखना, बढ़िया लिखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मकड़ी जाला बुन रही है, इस कार्य में तुम्हारी भलाई है, चूहे कपड़े कुतर गया, विधवा विलाप करके रोने लगी। तो विधवा जो है विलाप करके रोने लगी। इस देखिए, चूहे कपड़े कुतर गया, यहाँ पर जो ये आंसर होगा ये नहीं होगा, क्योंकि कुतर गए आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चूहे है ना कि चूहा है। अगर यहाँ पे होता चूहा कपड़े कुतर गया तब तो सही होता, लेकिन यहाँ पे वाक्य क्या है? चूहे, और यहाँ पे क्या है? गया। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ी, बेटी पराये घर का धन होती है, भारत में अनेकों राज्य हैं, प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देता है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है, भारत में अनेकों राज्य है, भारत में अनेक राज्य हैं, ये होना चाहिए अनेकों, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यह सुंदरतम साड़ी है, घातक विष सुंदर शोभा, बुरी कुवृष्टि। ठीक है, धोबिन ने चादरें अच्छी धोई, आज उसके हृदय का राज खुला। अब यहाँ पे देखिए, यह सुंदरतम साड़ी है, हम क्या बोलते हैं? यह सुंदर साड़ी है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? रमेश बैलों को रस्सी से बांध कर लाया, माँ ने कहानी सुनाई, उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया, वे आज मथुरा से आएंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया, ये तो सही है। माँ ने कहानी सुनाई, रमेश बैलों को रस्सी से बांधकर लाया, वे आज मथुरा से आएंगे, ये भी कथन सही है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कच्चे तेल की कीमत घट गया है, मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टम कृति है, बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, आत्मा अमर है। अब यहाँ पे कच्चे तेल की कीमत घट गया है नहीं होगा, गई है होगा। चलिए नेक्स्ट है, राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है, तो यहाँ पे कौन सा पदबंध है? तो यहाँ पे क्या है? बहुत सुंदर है, तो सुंदर हो गया, तो क्या हो गया यहाँ पे? विशेषण पदबंध हो गया। नेक्स्ट है, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? तो वे पदबंध कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेरा होने से पहले किसान खेत से लौट आया, तो यहाँ पर कौन सा पदबंध है? तो देखिए, सबसे बड़ी मिस्टेक तो यहाँ हुई है कि यहाँ पे रेखांकित शब्द नहीं दिया गया है। तो चलिए फिर भी हम कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अंधेरा होने से पहले किसान खेत से लौट आया, तो किसान खेत से लौट आया, यहाँ पे क्या हो गया? संज्ञा, संज्ञा पदबंध है। नेक्स्ट है, शेर की दहाड़ने तरह दहाड़ने वाले तुम क्यों कांप रहे हो? तो अब इसमें कौन सा पदबंध है? तो क्या है ये? तुम क्यों कांप रहे हो, तुम आ गया, तो यहाँ पे तुम क्या होता है? सर्वनाम होता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है, सुबह से शाम तक वह बैठा रहा, तो यहाँ पर कौन सा पदबंध है? तो यहाँ पर जो है अव्यच्छ पदबंध है। ठीक है,
अब नेक्स्ट ही अब आपको पदबंध कराऊंगी, तब ये सारी चीज़ें जो है वहीं पे मैं क्लियर कराऊंगी कि ये चीज़ें क्या होती है। चलिए नेक्स्ट है, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वह कौन सा वाक्य होता है? तो कर्म की प्रधानता वाले वाक्य को कर्मवाच्य कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन चित्र बनाता है, इसमें कौन सा वाच्य है? तो मोहन जो है वो चित्र बनाता है, इसमें कर्तृवाच्य है। नेक्स्ट है, मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती, तो इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है? तो मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती, तो इसमें जो है कर्म के अनुसार जो है वो क्रिया बताई गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्म वाच्य नहीं है? मोहन के द्वारा फल तोड़ा गया, पूनम ने अपने बारे में बताया, मैंने पुस्तक पढ़ी, उसके द्वारा गाना गाया जाता है। अब पूनम ने अपने बारे में बताया, तो यहाँ पर कर्म वाच्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, उसने भोजन कर लिया, वाक्य को कर्म वाच्य में बदलिए। तो यहाँ क्या होगा, उसके द्वारा भोजन कर लिया गया, ये कर्म वाच्य हो गया। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैंने अपनी किताब उस दिन दे दी थी, वह मुझे देखा तो घबरा गया, मैं किताब पढ़ा हूँ, हम ब्राह्मण को एक वस्त्र दिए। अब यहाँ पर देखिए, हमने ब्राह्मण को एक वस्त्र दिया, ये हो सकता है। मैं किताब पढ़ा हूँ, मैंने किताब पढ़ा है, वह मुझे देखा, वह उसने मुझे देखा तो घबरा गया, ये हो जाएगा। लेकिन ये वाक्य ठीक है, मैंने अपनी किताब उस दिन दे दी थी, तो ये वाक्य जो है वो शुद्ध है। यहाँ पे शुद्ध वाक्य में ढूंढना था। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? विद्यार्थियों ने शास्त्री जी को अभिनंदन पत्र लिखा। नेक्स्ट है, वह लड़की को बुलाओ, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, वह दंड देने के योग्य है। तो यहाँ पे देखिए, जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा वो होगा, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, ये सबसे करेक्ट वाक्य है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कृपया आप ही यह बताएं, देश की वर्तमान मौजूदा अवस्था अच्छी नहीं, स्थिति अच्छी नहीं होनी चाहिए, ना कि अवस्था। उसे मृत्यु दंड की सजा मिली, देरी ना करो। तो यहाँ पे जो करेक्ट वाक्य है वो है, कृपया आप ही यह बताएं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तालाब में छोटा सा मंदिर है। तो नेक्स्ट है, कोई काम में शीघ्रता ना करो, बिजली का आविष्कार किसने किया? मोहन को लड़की हुआ है, तो ये तो गलत है, बिजली का आविष्कार किसने किया? यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा वो होगा, तालाब में। तो देखिए ये भी वाक्य सही नहीं है, तालाब में तो नहीं होगा कि तालाब के पास होना चाहिए, तालाब में मंदिर कैसे हो गया? कोई काम में शीघ्रता ना करो, तो ये भी नहीं है। बिजली का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, तो यहाँ पर आपको मिश्र वाक्य जो है वो ढूंढना है। तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो, तो यहाँ क्या आ गया, दो वाक्य जुड़ गए हैं। रोगी को उल्टी हुई, यहाँ कोई मिश्र वाक्य नहीं। वह चलने का प्रयास कर रहा था, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द शक्ति कितने भेद हैं? तो शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? तो इसके 3 भेद होते हैं। अब ये 3 भेद कौन से होते हैं? तो देखिए, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, ये 3 भेद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, शब्द व्यंजक है तो उसके अर्थ कहलाएंगे, तो उसके अर्थ जो है वो व्यंग कहलाएंगे, ना कि व्यंजक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, को घटी ए वृष भानुजा वे हलदर के वीर, तो यहाँ पर कौन सी व्यंजना है? तो यहाँ पर शाब्दी व्यंजना है। नेक्स्ट है, कौन सी शब्द शक्ति में अन्य अर्थ प्रकट होता है? तो कहाँ पर जो है अन्य अर्थ प्रकट होता है? तो ये व्यंजना में जो है अन्य अर्थ प्रकट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, शाब्दी में देखिए, शब्द जो अभिधा होता है उसमें शब्द पे जो है उस पे, और लक्षणा में अर्थ पे, और व्यंजना में किसी अन्य अर्थ पे। ठीक है, चलिए, दुबला पतला लड़का को जब हमने दारा सिंह कहा, तो यह कौन सी शब्द शक्ति है?
तो यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है, क्योंकि दुबले पतले लड़के को की तुलना क्या की गई है, दारा सिंह से कही गई है। नेक्स्ट है सुमनों की मुस्कान तुम्हारी, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर जो है शब्दा अलंकार है। सुमनों की सी मुस्कान तुम्हारी, तो सुमन फूल के जैसी तुम्हारी मुस्कान है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सॉरी अर्था अलंकार जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है काव्य में जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के कारण रमणीयता और चमत्कार हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, तो वहां पर जो है यहाँ पर क्या है, देखिए जो शब्द अलंकार है उसमें शब्द पर होता है, अर्थ अलंकार में अर्थ पर होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है शब्द और अर्थ दोनों पे जब होता है तो वहां पर उभया अलंकार होता है, यानी कि तीसरा अलंकार। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है। अब यहाँ पर क्या है, पानी, पानी शब्द के क्या है एक साथ अनेक अर्थ चिपके हुए हैं, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। जब एक शब्द पे अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। नेक्स्ट है उपमेय में उपमान के संशय को पैदा करने वाला अलंकार है, तो यहाँ पे संशय की बात जहाँ होती है वहाँ क्या हो जाता है, संदेह अलंकार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे किन कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होई। अब यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर जो है दृष्टांत अलंकार होगा। अतिशोक्ति तो होगा नहीं, विरोधाभास भी नहीं होगा, अन्योक्ति किसी अन्य बात की ओर भी संकेत नहीं है। चलिए नेक्स्ट है खोले जो की वार तुम को ही ऐती बाट, हरि नाम है हमारी बसी कानन पहाड़ में, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर जो है वक्रोक्ति अलंकार है। चलिए नेक्स्ट है अलंकार में शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, आभूषण। नेक्स्ट है रघुपति राघव राजा राम, अब यहाँ पे कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर जो है र वर्ण की आवृत्ति होती है और जहाँ एक ही वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं काली घटा का घमंड घटा, अब यहाँ पर क्या है घटा शब्द जो है दो बार प्रयुक्त हुए हैं, लेकिन यहाँ दोनों ही घटा के अर्थ अलग अलग है और जहाँ शब्द के अर्थ अलग हो वहां पे यमक अलंकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे दृष्टांत अलंकार है। चलिए नेक्स्ट है प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। अब यहाँ पे कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या आ रहा है, बीच में क्या आएगा, तो यहाँ पे जैसे ही आ जाएगा यहाँ पे भी बीच में आ रहा है, तो वहां पे क्या होता है हमारा रूपक अलंकार जो है होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रेशमी कलम से भाग्य लेस लिखने वालों, यहाँ पे कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे किससे लिख रहे हैं, कलम के ऊपर क्या आरोप है, रेशम होने का, तो यहाँ पे क्या हो गया रूपक अलंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपक अलंकार है तो इसमें से कौन सा उदाहरण जो है वो रूपक अलंकार का है, विमल वाणी ने वीणा ली, तो व वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार, काली घटा का घमंड घटा यमक अलंकार, माया दीपक नर पतंग, तो यहाँ पर माया पर दीपक का और नर पर पतंग होने का आरोप लगाया गया है और जहाँ पे ये आरोपित किया जाता है वहां पे रूपक अलंकार होता है। ठीक है, सीता का मुख मानो आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि हमें रूपक अलंकार ढूंढना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंज कली कलिका लतान सिर सारी है, तो यहाँ में
कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे देखिए कंज कली कलिका, क वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो क्या आ गया? अनुप्रास हो गया। नेक्स्ट है कंज कली कलिका लतान सिर सारी है। तो कंज कली कलिका पर जो है वो, तो यहाँ पे आपका दोनों ही अलंकार हो जाएगा, यानी कि ए और दोनों, यानी अनुप्रास भी है और रूपक भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब प्राणियों के मत मनोमयूर आहा नाच रहा है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी रूपक अलंकार है, क्योंकि मत मनोमयूर कि मन जो है वो मयूर के समान नाच रहा है प्राणियों में, तो यहाँ पे रूपक अलंकार आएगा। चलिए नेक्स्ट है, पिया सो कहेऊ संदेशड़ हे भोरा हे काग सो धनी विहर जरी मुई तिहक धुआं हम लाग। अब यहाँ पे कौन सा अलंकार है? तो ये धुएं की जो ये बात हो रही है, हे भोरा हे काग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार जो है हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर क्या है? जरा से लाल केसर से, तो यहाँ पर जो है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार ही यहाँ पर भी आएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, झुककर मैंने पूछ लिया खा गया मानो झटका। तो इस पंक्ति में क्या है? मानो आ गया, तो यहाँ पे तो आप डायरेक्ट ही लगा देंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट है, फूले है कुमुद फूली मालती सघन बन फूली रहे तारे मनो। तो यहाँ पे मनो आ गया, तो यहाँ पे भी क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार आ जाता है। तो जहाँ पे तो आपको डायरेक्ट ये दिखता है वहां पे तो आप इजीली लगा सकते हैं। नित्य ही नहाता शीर सिंधु में कलाधर है सुंदर तवारन की समता की इच्छा से। तो यहाँ पे भी क्या आ गया? शीर सिंधु, तो यहाँ पे भी क्या आ गया? हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार ही आ जाएगा। नेक्स्ट है, बेन सुनिया जब ते मधुबर तब ते सुनत न बैन। यहाँ कौन सा अलंकार है? तो क्या कहते हैं कि बेन सुनिया जब ते मधुर, कि जब से मधुर सुन लिया तब ते सुनत न बैन। तो यहाँ पर जो है विरोधाभास हो रहा है कि एक बार तो कह रहे हैं कि सुन लिया मधुर और दूसरी बार कह रहे हैं कि नहीं सुन रहे, तो यहाँ पे विरोधाभास अलंकार होगा। चलिए नेक्स्ट है, तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर भी क्या है? विरोधाभास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर कुछ और मुलायम हो गया। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो पत्थर पर मुलायम होने की बात करें तो यहाँ पे विरोधाभास अलंकार होगा। चलिए नेक्स्ट है, विस्मय यह गोदावरी अमृतम फल देत। यहाँ पे जो क्या कहा गया कि गोदावरी जो है वो क्या दे रही है? अमृत फल दे रही है, तो यहाँ पर भी विरोधाभास अलंकार हो गया। चलिए नेक्स्ट है, उससे हारी होड़ लगाई। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर भी उससे हार कर क्या है? होड़ लगा दी, तो यहाँ पर भी क्या हो गया? विरोधाभास अलंकार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिदी धातु का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो ये जो छिदी धातु है इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा ढकना और आच्छादित करना। तो यहाँ पे ए और बी दोनों ही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन वर्णों के उच्चारण में अल्प समय लगता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम ह्रस्व कहेंगे, क्योंकि दीर्घ में तो आपको ज्यादा समय लगेगा, तो यहाँ पे ह्रस्व आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, छंदों को पढ़ते समय विराम स्थल को क्या कहते हैं? तो जब छंदों के समय विराम स्थल आता है तो उसको हम यति कहते हैं। नेक्स्ट है, चंचल शब्द में च वर्ण में कौन सी मात्रा होगी?
तो यहाँ पर अगर चंचल शब्द है तो वहाँ पर चम वर्ण में कौन सी आवृत्ति होगी, तो वहाँ पे गुरु होगा। नेक्स्ट है भगण में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट है जिस छंद में प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम चौपाई और उपेंद्र चौपाई नहीं कहेंगे, तो उसको हम उपेंद्र वजा और इंद्रवज यानी बी और सी, यानी हमारा ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कविंत वर्णिक छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो इसमें कुल 31 जो है वो वर्ण होते हैं। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा छंद है, न जिसमें कुछ पौरुष हो यहाँ सफलता वह पा सकता कहाँ। अब यहाँ पर कौन सा छंद है, तो यहाँ पर द्रुत विलंबित छंद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में पंक्ति में कौन सा वार्णिक छंद है, आए प्रजाधिप निकेतन पास ऊधो पूरा प्रसार करती करुणा जहाँ थी। अब यहाँ पर वसंत तिलका जो है वो छंद है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भुजंग प्रयाति कौन सा छंद है, तो यहाँ पर वार्णिक छंद होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं काव्य गुण क्या है, तो काव्य गुण क्या होता है, तो काव्य गुण जो है काव्य के सौंदर्य और अभिव्यंजना शक्ति को, यानी काव्य का जो सौंदर्य बढ़ा दे और उसका विस्तार, उसकी शक्ति बढ़ा दे, उसको हम काव्य गुण कहते हैं। काव्य में रस, अलंकार और छंद का समावेश नहीं होता। काव्य का स्वरूप, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो काव्य प्रकाश जो है वो मम्मट की पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, तो इन पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है, तो यहाँ पर प्रसाद काव्य गुण है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य गुण होते हैं, तो यहाँ पर देखिए प्रसाद, समता, समाधि, तो इनमें से कोई भी काव्य गुण जो है वो भरत मुनि के अनुसार नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट है काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति ये किसकी रचना है, तो ये आचार्य वामन की रचना है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनव गुप्त के अनुसार रस के कितने प्रकार हैं, तो अभिनव गुप्त के अनुसार रस के 9 प्रकार माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल अली कली की 100 बधियो आगे कौन हवाल। अब यहाँ पर कौन सा रस है, तो यहाँ पर देखिए श्रृंगार रस है, ठीक है। नेक्स्ट है करुण रस का स्थायी, करुण रस, ये करुण नहीं होगा, करुण रस का स्थायी भाव क्या है, तो इसका स्थायी भाव जो है हास्य नहीं होगा, उत्साह नहीं होगा, भय नहीं होगा। करुण का जो स्थायी भाव होता है वो शोक होता है, ना कि ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं वीरों का कैसा हो बसंत, इस पंक्ति में कौन से रस की प्रधानता है, तो ये वीर रस से परिपूर्ण कविता है और इस कविता की लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भयानक रस का स्थायी भाव क्या है, तो भयानक रस का स्थायी भाव भय है। तो चलिए यहाँ तक हमारा हिंदी से प्रश्न जो पूछा गया था उन प्रश्नों का संकलन था, और आप अगर कमेंट करेंगे तो आगे जो इसका जनरल वाला पार्ट होता है मैं उसके भी प्रश्नोत्तर करवा दूंगी। तो आप सभी को ये प्रश्नोत्तरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये आपका हिंदी साहित्य से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे पेपर 1 में, उन सभी प्रश्नों का संकलन था। आगे आप कहेंगे इसके बी पार्ट का भी मैं बना दूँ तो वो भी मैं बना दूंगी।